हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कभी निर्जन महाद्वीप, कभी सफेद महाद्वीप, तो कभी सिकुड़ते हुए महाद्वीप के नाम से फेमस अंटार्कटिका महाद्वीप की पार्लियामेंट की बैठक बेसिकली भारत में होने वाली है। और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो भारत के कोच्चि में इसकी बैठक होने वाली है। और इस बैठक में बेसिकली दो मुद्दे खासी चर्चा में रहने वाले हैं। पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो जब इस संसद का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका पूरा नाम बेसिकली है आर्कटिक संधि परामर्श बैठक। ये एक ट्रीटी है, ये एक संधि है। जब ये साइन करी गई थी उस समय पे इसमें 12 देशों का समूह था, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिले, इवन फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और दक्षिण अमेरिका, USSR, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देश शामिल थे। 1983 के आसपास भारत ने वर्ल्ड कप जीतने के अलावा एक और कार्य करा था, वो था इस पर ट्रीटी पर बेसिकली साइन करना। और कुल मिलाकर लगभग 56 देशों का जो है ये समूह बनकर रेडी हुआ। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो ट्रीटी है, ये जो संधि है, इसकी शुरुआत किस लिए की गई थी? तो स्पष्ट तौर पर अगर हम कहें तो इस ट्रीटी का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो अंटार्कटिका वाला एरिया है, इसे किसी अन्य प्रकार से उपयोग करने की बजाय, अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो इसका मुख्य उद्देश्य जब स्टैब्लिश करा गया था तब यह था कि इस महाद्वीप का उपयोग हम किसी भी प्रकार से हथियारों के परीक्षण के लिए, परमाणु हथियार के परीक्षण से लेकर किसी भी अन्य प्रकार के वो कार्य जो आपसी प्रतिस्पर्धा के लिए करे जाते हैं, उनसे इस क्षेत्र को मुक्त करना है। ना ही इस प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा इस महाद्वीप पर होगी। ये एक किसी देश का महाद्वीप नहीं, ये सभी देशों का इक्वली महाद्वीप होगा। इस प्रकार की कुछ चर्चा करी गई और अंततः ये ट्रीटी जो है सभी प्रमुख देशों ने इस पर साइन कर दिए। अब यहां चर्चा निकल कर आती है कि वास्तविकता में इस संधि का औचित्य है क्या? तो जरा ध्यान से देखें। अभी जो भारत में कोच्चि में होने वाली ये संधि है या फिर इसकी जो बैठक है, इसमें दो प्रमुख मुद्दे खासा न्यूज में रहने वाले हैं। आपने शायद थंबनेल में भी देखा होगा इस बात को। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत यहां पर चर्चा करने वाला है, जो कि भारत ने 2016 से इस मुद्दे को काफी रेज करा, जिस पर इवन मैं आपसे कहूं तो नीदरलैंड्स, नॉर्वे और कुछ अन्य यूरोपियन देशों ने, खासकर फ्रांस को मैं यहां कोट करूंगा, इन देशों ने बेसिकली जो है वो इस कंसर्न पर अपना फोकस लाया है और यह भी कहा है कि भाई जो भारत का स्टैंड है, यह स्टैंड काफी सही है, हमें विचार करने की आवश्यकता है। किस बात पर विचार करने की आवश्यकता है? तो जरा ध्यान से देखिए। भारत का यहां कहना है कि भाई हम लगातार जो पर्यटन है, इससे जो है वो अंटार्कटिका वाले एरिया में जो है बढ़ते हुए देख रहे हैं। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपसे कहूं तो आपको अंटार्कटिका वाले एरिया में अगर जाना है तो आपको किसी भी प्रकार के खास परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। आप जो है उस एरिया में एक पर्यटक के तौर पर स्वयं भी प्रवेश कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ स्टेप्स हैं, जिन्हें आप इजीली अगर फॉलो करते हैं तो आप अंटार्कटिका वाले एरिया में किसी विशेष बहुत बड़ी अनुमति के बिना आप वहां पहुंच सकते हैं। इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, बट दे आर नॉमिनल। परंतु इस स्थिति के कारण लगातार लोगों का विजिट धीरे धीरे करके क्रमिक तौर पर यहां बढ़ रहा है। अगर मैं स्पष्ट तौर पर यह चर्चा करूं तो याद रखें कि कुछ आप कह सकते हैं कुछ पोर्टल्स के माध्यम से आप एज अ टूरिस्ट इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। यहां भारत का कंसर्न क्या है, यहां भारत की चिंता क्या है? और यह भारत की चिंता कहीं ना कहीं हमारे वैश्विक एजेंडे को, हमारे वर्ल्ड को एज अ कुटुंब देखने के, एज अ फैमिली देखने के एजेंडे को कहीं ना कहीं शो करता है। जहां आप पाएंगे कि भारत का यह कहना है कि इस प्रकार से पर्यटन का लगातार इस क्षेत्र में इसकी वृद्धि होना, यह वृद्धि कहीं ना कहीं वैश्विक चिंता का विषय है। बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये दो बड़े ऐसे इवेंट्स हैं जो अगर इस स्थान पर लगातार बढ़ते रहे इसी प्रकार से, तो अन्य महाद्वीप तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अपने आप को जीवित रख सकते हैं, पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित होने वाला महाद्वीप बनेगा अंटार्कटिका। और समस्या इतनी ही नहीं है,
यहाँ का जो इकोसिस्टम है भारत का, स्पष्ट इस पर कहना है कि यहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है, जिसे हम कई बार परितंत्र के नाम से जानते हैं, ये बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और यहां पर मैं एक बात कहूं आपसे तो सीधा सीधा एक जीव का उदाहरण ले लीजिए। कहा जाता है 21वीं सदी के खत्म होने के साथ यह जीव समाप्त हो जाएगा। पेंगुइन्स प्राकृतिक आवास है जो दक्षिणी गोलार्ध है पेंगुइन्स का, दक्षिणी ध्रुव पेंगुइन्स का, और ये अति संवेदनशील इकोसिस्टम आज के समय डायरेक्टली जो है प्रभावित हो सकने की कैटेगरी में खड़ा हुआ है। वाई? बिकॉज पर्यटन को लेकर कोई खास रेगुलेशंस इस महाद्वीप के लिए अब तक नहीं बनाए गए हैं। भारत अब इस मीटिंग में जो शुरू होने वाली है 20 मई से, बेसिकली हो चुकी है 20 मई से, और धीरे धीरे करके इसमें प्रमुख एजेंडास डिस्कस होंगे। भारत इसे रेज करेगा, विच इज अ गुड इनिशिएटिव, एक शानदार इनिशिएटिव है भारत के द्वारा। क्या कहानी इतनी ही है? तो कहानी इतनी ही नहीं है। भारत यहां पर एक नई अनाउंसमेंट भी करने वाला है। कौन सी है भाई वो अनाउंसमेंट? तो यहां ध्यान से देखिए, भारत यहां पर इस बात को बेसिकली इंडिकेट करने वाला है कि हम आने वाले समय में अपने दूसरे वर्क स्टेशन, अगर आपको कहूं तो मैत्री 2 की जो है वो स्टैब्लिशमेंट की घोषणा भारत करेगा, और इवन इसका संचालन 2029 तक हम करना प्रारंभ कर लेंगे। ये हम जो है इस एजेंडा पर डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ सकता है। प्रश्न ये कि भाई एक तरफ भारत ये चर्चा करता है कि हम अंटार्कटिका वाले एरिया में पर्यटन को मिनिमम करने के बारे में, या इस पर एटलीस्ट एक रेगुलेशन बनाने के बारे में विचार करते हैं, परंतु दूसरी ओर हम स्वयं इस बारे में कथन रखते हैं कि हम अपना एक वर्क स्टेशन और ओपन करेंगे अंटार्कटिका वाले एरिया में। कहीं ना कहीं बातों में विरोधाभास नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो ध्यान दें, यहां भारत का और इंडिया के रिस्पेक्ट में अन्य नेशंस का स्टैंड समझिएगा कि जो कॉन्टिनेंट आपको जिस प्रकार से अभी दिख रहा है, डियर इस कॉन्टिनेंट के लिए एक बात स्पष्ट तौर पर याद रखें कि इस कॉन्टिनेंट पर या इस स्थान पर आपको जो वर्क स्टेशंस दिखते हैं, ये वास्तविकता में किसी पर्यटन के लिए नहीं, केवल और केवल विज्ञान के लिए समर्पित हैं। और ये जो विज्ञान के लिए समर्पित हैं, चाहे वो मैत्री हो चाहे वो अन्य हो, ये केवल और केवल रिसर्च पर्पसेस के लिए हैं, अनुसंधान के लिए हैं, विज्ञान के लिए हैं। इनमें किसी अन्य प्रकार की ऐसी गतिविधि नहीं होती जो इस स्थान के संसाधनों या फिर इस स्थान के जीवों या इस स्थान के किसी भी प्रकार के परितंत्रिक संसाधनों पर, इकोलॉजिकल रिसोर्सेस पर कोई भी दुष्प्रभाव डाले। अर्थात हम इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इस स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना आए। अर्थात भारत का मैत्री 2 को ओपन करना यह किसी भी प्रकार से इस स्थान को दुष्प्रभावित नहीं करने वाला। इसीलिए भारत इस पर अपने स्टैंड्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, और ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बड़ी अचीवमेंट भी होने वाली है कि हम 2029 तक अपना एक और कदम इस एरिया में रख चुके होंगे। आर्कटिक संसद ये अभी न्यूज़ में है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीछे इस नक्शे को अगर आप देखें तो ये भाई अंटार्कटिका का वो सर्किल है जिसके बाहर आपको जो है वो दक्षिणी ओशन दिखाई देता है। यहाँ आप साउथ जॉर्जिना ये देखेंगे, ये आइस शेल्फ के कारण काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। इसी तरीके से आप पाएंगे कि यहाँ पर जो आइस शेल्फ है, यहाँ से आप पाएंगे कि एक A23A नाम का दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड भी इस स्थान से टूट कर निकला था। इस कारण से भी ये स्थान काफ़ी न्यूज़ में रहा। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, अगर आप इसी प्रकार से भूगोल वैकल्पिक विषय को तैयार करना चाहते हैं कि ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, जो कि पूरी यूपीएससी की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट हो। अगर आप इस सब्जेक्ट को इस तरीके से तैयार करना चाहते हैं जिसमें आप 300 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएं, आप स्कोर कर पाएंगे बिकॉज आपके लिए उपलब्ध हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस। P2I बैचेस के अलावा ये सेपरेट बैच हैं। P2I अर्थात प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले बैचेस ये सेपरेट हैं। यहाँ आपको यूपीएससी आईएएस का जीएस का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा।
प्री का भी, मेंस का भी 27,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट पर। ये जो बैच है ये ऑप्शनल का बैच है। ऑप्शनल के बैच में याद रखिए कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी मैं पढ़ाने वाला हूं, पूरा सिलेबस आप कवर करेंगे। इतना ही नहीं, ये भी याद रखिएगा टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड होगी, और ये वो वैकल्पिक सब्जेक्ट है, ये वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो केवल आपको ऑप्शनल में असिस्टेंस नहीं देता। प्री में 35 क्वेश्चंस जो सभी के लिए टफ होने वाले हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के, वो आपके लिए सबसे आसान होंगे बिकॉज आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा। साथ ही मेंस में जीएस के पेपर फर्स्ट में सभी का उत्तर औसत और आपका एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा बिकॉज ज्योग्राफी ऑप्शनल, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, साथ ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी के माध्यम से आपके इकोनॉमिक्स को और स्वयं एक सब्जेक्ट के रूप में जीएस में आपको स्ट्रेंथन करेगा। ये सारी चीजें आपके साथ होंगी बिकॉज आप प्रोफेशनल मैनर में इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। मौका है, अगर आप चाहें तो इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं, हमारे साथ अपनी जर्नी को और भी ज्यादा एडवांस कर सकते हैं। मैं मानकर चलता हूं कि मैं वो सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट जो मेहनत के आधार पर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, मैं उन सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।